IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? प्रणय बढ़िया हूँ, तुम बताओ। बस मजे में। सौरभ, मैंने कुछ बात सुनी थी और ये न्यूज व्यूज में भी आया था। अभी हमारे जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनबू, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में थोड़ी स्थिति बिगड़ती जा रही है और वहां पर लोकल नौजवान और आतंकवाद की ओर रुख कर रहे हैं और इसलिए ये चिंता का विषय है, ऐसा उन्होंने कहा था कुछ 10-15 दिन पहले ही। तो मैंने सोचा कि हम लोग इस बार कश्मीर पर ही पुलियाबाजी करते हैं। हाँ तो आप क्या कहते हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल से चर्चा का बिल्कुल एकदम ठीक विषय है। और अभी क्या कहते, लेफ्टिनेंट जनरल अनबू के अलावा प्रधानमंत्री ने भी कुछ कश्मीर पे कमेंट किए थे कि भाई सरदार पटेल अगर होते तो पूरा कश्मीर हमारे पास ही होने वाला था। तो कश्मीर अभी काफी खबरों में है। तो हाँ, कश्मीर पे चर्चा की जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सौरभ, पहले मतलब सबसे पहले सबसे सबसे डिफिकल्ट सवाल पर ही आ जाते हैं, ठीक है? तो सब लोग कहते हैं, कुछ मतलब समझदार लोग भी कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को आजादी चाहिए तो उन्हें आजादी दे देनी चाहिए। इस बारे में क्या कहना है? इस सवाल पर सीधा आते हैं। तो ये तो बढ़िया सवाल है, क्योंकि जिसको अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये जब कॉलोनियल पावर्स थी उस समय पर ये काफी पॉपुलर आर्गुमेंट था कि भाई जहां जहां पर ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन पावर्स ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो भाई उन सब जगहों से उनको हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट, लोकल वहां की पॉपुलेशन नहीं चाहती है या कि आपकी वहां हुकूमत रहे, तो आपको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तो इस चीज को एज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बोला गया था। ये उस समय काफी पॉपुलर था और अभी वो आर्गुमेंट तब से अभी तक खिंचाई चला आ रहा है, इन द सेंस कि अब कश्मीर में एक तरह से ये पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई इंडिया जो है वहां पर एक तरह से ऑक्यूपाइंग फोर्स है, जिसने वहां पे जोर जबरदस्ती से कब्जा करके रखा हुआ है। और क्योंकि हम वहां पे सिर्फ जोर जबरदस्ती से हैं और आर्मी की वजह से हैं, तो अगर हम वहां से चले जाएं तो वहां के लोग जो हैं वो खुद की अपनी गवर्नमेंट बना करके खुद से रह सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट है। तो अब मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट क्यों, एक तो अलग, क्यों गलत है, पहले तो इस पे आते हैं कि पहली बात तो इंडिया कॉलोनियल फोर्सेस क्या थी। कॉलोनियल फोर्सेस में पहली बात तो जो ऑक्यूपाइंग कंट्री या ऑक्यूपाइंग लोग होते थे और जो वहां की जिस जगह पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा होता था, उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता था और फर्क होता था। उनके सब्जेक्ट्स वगैरह को सेम राइट्स नहीं होते थे। जैसे इंडियन सिटीजन्स को ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर जो कि इंग्लिश लोगों के पास में राइट्स थे, वो इंडियन लोगों के पास राइट्स नहीं थे। और इनफैक्ट शुरू में तो हमारी यही सिर्फ जंग थी कि भैया हमको सिर्फ बराबर राइट्स तो दे दो, जबकि अभी ऐसा नहीं है। जब कश्मीर के लोग हों चाहे कहीं के भी लोग हों, हिंदुस्तान में हर नागरिक को बराबर अधिकार है हिंदुस्तान में। तो हम ऑक्यूपाइंग तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, कोई ये बोल सकता है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं एक ही छतरी के अंदर हूं तुम्हारे साथ, ये तो पसंद वाली बात हो गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसी के अगेंस्ट, और इसके लिए मैं एक ऑक्यूपाइड या कॉलोनी हूं दूसरी जगह का। कॉलोनी का तो एक ये भी मतलब होता है कि आप दूसरी जगह का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और आप वहां से पैसा लेकर, संसाधन एक दिशा से दूसरी ओर जा रहे होंगे। जो संसाधन वो ऑक्यूपाइड कंट्री से ऑक्यूपाइंग कंट्रीज की ओर ही जा रहे होंगे। बिल्कुल। और यहाँ तो उल्टा ही होता है। मतलब अभी हम जम्मू कश्मीर में हम जितना खर्चा करते हैं उस जगह का लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है जितना कि वहां से टैक्स वगैरह आता है। तो हम तो बहुत कम लेते। तो वो तो ठीक है सौरभ, मान लिया हमने कि हम कश्मीर भारत की कॉलोनी तो नहीं है। तो अब सवाल ये आता है, ठीक है कॉलोनी नहीं है चलेगा, पर वहां के लोग चाहते हैं कि हमें
नहीं रहना है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये अब लेकिन ठीक बात है। भाई हिंदुस्तान में सब लोग हैं और कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता, और मेरे हिसाब से हर एक को ये हक है। कोई अगर ये बोलना चाहे कि मैं नहीं रहना चाहता हूं तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आप बोल सकते हैं ये, लेकिन आप अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो अलग होने का हिंदुस्तान से एक ही तरीका है कि आप बाकी हिंदुस्तान को भी मना लीजिए कि आप मेरे से अलग हो जाइए। अलग होना एक तरफा थोड़ी नहीं हो सकता। तो क्योंकि आप जब अलग हो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं, तो आप हमसे अलग हो रहे हैं ना। तो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान में तो आसान तरीका है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करवा दीजिए। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान से आपको एक 2/3 बहुमत चाहिए, और हर स्टेट असेंबली से एक लॉ पास करवा लीजिए जो बोल दे कि भाई कश्मीर को अलग कर दो। वो कश्मीर अलग हो जाएगा एकदम राजी रजामंदी के साथ। ठीक है। तो खैर ये तो थोड़े हाइपोथेटिकल चीज है, लेकिन यही एक ही तरीका है। अगर आप सोचना चाहें कि कोई एक तरीका है जिसमें कि अगर कुछ लोग हिंदुस्तान के चाहें कि नहीं भाई हमको अलग कर दो, तो एक ही तरीका है कि आपको बाकी सब लोगों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई मेरा अलग होना जो है वो आपके, मेरे अलग होने में आपकी भी रजामंदी हो। हाँ, और आपके लिए हानिकारक नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और अभी तो करंटली तो एकदम ऐसा नहीं है। आई मीन अगर आज की डेट में कोई भी हिंदुस्तान में, बाकी हिंदुस्तान में लोग सोचेंगे ऐसा, तो हमारे लिए तो अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, काफी वजह से। अब सोचिए अफगानिस्तान में ही तालिबान टाइप की गवर्नमेंट थी, तो हम लोगों के लिए सरदर्दी बनी हुई थी। वो कांधार वाला क्या कहते हैं कांड भी हो गया था, और उसके अलावा भी हमारे काफी सारे जो भी सेपरेटिस्ट और इस तरह के लोग थे वो उधर जा रहे थे। तो आपके आसपास में अगर कोई भी थोड़ी फंडामेंटलिस्ट स्टेट वगैरह बन जाए, या फिर ऐसी स्टेट बन जाए जो बहुत स्टेबल नहीं है, या ऐसी स्टेट बन जाए आपके बॉर्डर वगैरह पे जिसके ऊपर में बाकी कंट्रीज का, जैसे कश्मीर का तो जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। वहां पे अफगानिस्तान का भी बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, और चाइना का भी बॉर्डर है। तो ये 3 कंट्री, और अगर इंडिया भी हो तो इंडिया का भी बॉर्डर आ जाएगा अगर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती तो ऐसी स्टेट जो कि लैंड लॉक्ड है और जहां पे 4 ऐसे बॉर्डर हैं, और वो अफगानिस्तान का भी छोटा सा ही हिस्सा है, ऊपर रशिया भी बहुत दूर नहीं है। तो आप इस तरीके की जगह पर आप एक ऐसी स्टेट बनाएं जो कि इंडिपेंडेंट रहना भी चाहे। तो मान लीजिए हम तो छोड़ दें, और उसके ऊपर अगर मान लीजिए वहां पर चाइना या फिर पाकिस्तान या फिर इवन रशिया या कोई और कंट्री उस पर कब्जा कर लेगी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए तो कोई बिल्कुल भी ये फायदे की चीज नहीं है। और दूसरा एक ये भी चीज है कि एक कोई भी राष्ट्र अपने टुकड़े तो नहीं कभी होने देना चाहेगा, क्योंकि ये एक तरह से रेपुटेशन का भी सवाल होता है कि भाई हमने अगर कोई भी एक हिस्सा छोड़ दिया तो फिर कोई दूसरा हिस्सा भी जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे अब देखिए, ये सिर्फ भारत के ही विषय में नहीं है, कोई भी राष्ट्र वही वही करेगा। अब देखिए स्पेन में क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो हमें हर कुछ साल में एक स्कॉटलैंड की बात आती रहती है कि शायद स्कॉटलैंड क्या अलग हो सकता है इंग्लैंड से, फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे मुझे लगता है अगर वो कंट्रीज अलग हो भी जाएं, अभी एक यूरोपियन यूनियन एक इस तरीके का ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि वहां पर एक और बड़ी छतरी आ गई है, जिसके अंडर में अगर कोई 2 कंट्री अलग होकर के बोले कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं, प्लस हमारा आपस में जो भी ट्रेड, इकोनॉमिक और वगैरह वगैरह रिलेशनशिप है वो बना ही रहेगा, तो मेरे विचार में वो फिर भी वायबल या फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन हम हिंदुस्तान में वो दायरे में नहीं है। हम हिंदुस्तान ऑलरेडी एक यूरोपियन यूनियन की छत्र छाया है ही, एक तरह से। मतलब हिंदुस्तान यूरोप जो बनने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान ने अपनी शुरुआत ही वैसे की है। हाँ, बिल्कुल। तो सौरभ, एक और इस पर पॉइंट पे आते हैं। अगर हम मान भी ले कि वहां पर एक डिमांड चल रही है आजादी की और वो अलग होना चाहते हैं, तो पहले ये है कि क्या एक ही डिमांड है वैसी, कि कुछ कंफ्यूजन होगा वहां पर, और एक ऐसा तो नहीं है कि सब लोग एक तरह का कश्मीर चाहते हैं, है ना? वो तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो अब जब हम थोड़ा हमको समझना भी चाहिए, जब हम बोलते हैं कश्मीर तो हमारे दिमाग में क्या आता है। और इवन आप कश्मीर में जाकर बात करें, जिसका मतलब स्टेट का नाम जम्मू कश्मीर है, और हम लद्दाख को तो वैसे भूल ही जाते हैं। तो तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 अलग अलग रीजन है। एक तो ये जो स्टेट है यही बहुत ज्यादा आपस में भिन्न है।
कश्मीर जो है वहाँ का सबसे छोटा एरिया जोग्राफिकली, लेकिन वहाँ पर 50% पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो कश्मीर के अंदर ही है। हम्म। और हम्म। वहाँ की बोली भी अलग है, और वो ज्यादा, वहाँ पर ज्यादा मुसलमान लोग भी हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो जो ज्यादा आजादी का जो सेपरेटिज्म वगैरह है उनका, एटलीस्ट जो जो उसके लिए सीरियसली लड़ रहे हैं उनका एम तो बहुत क्लियर है, वो वहां पर कुछ इस्लामिक खिलाफत टाइप की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम्म। कोई वहां पर बड़ी लिबरल कश्मीरी गवर्नमेंट बन जाएगी जहां पे सब लोग माइनॉरिटीज वगैरह अच्छे से रह सकते हैं। वो एक सऊदी हम्म। अरेबिया टाइप की गवर्नमेंट, वहां पर क्लोजर टू सऊदी अरेबिया क्या बोले, क्लोजर टू आइसिस बोलना चाहिए, जैसे उन्होंने बीच में इराक और या सीरिया या मौसुल वगैरह में गवर्नमेंट बना रखी थी, उस तरीके की वहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो वो तो एकदम फंडामेंटलिस्ट टाइप का सेंटिमेंट है। लेकिन उसके अलावा भी काफी लोग हैं, मैं बोलूंगा, जो लोग बहुत फंडामेंटलिस्ट नहीं है, उनके खिलाफ, उनके मन में भी काफी रोष तो है। तो जब आप वहां पे लोगों से बात बात करें तो वो सब बोलेंगे हमको आजादी चाहिए। पर जब हम हम्म। सबसे वहां पे बीच में ये दिलीप पटगांवकर वगैरह लोग, उनकी एक टीम वगैरह गई थी और उन्होंने बहुत लोगों से पूछा था कि भाई आजादी का मतलब क्या है, और हर एक हम्म। किसी ने आजादी का अलग अलग मतलब बताया था। कुछ लोगों के लिए आजादी का मतलब सिर्फ इतना था कि भाई आर्मी वार्मी हटा दो, कुछ लोगों को था कि भाई हमको हम्म। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा दे दो, और कुछ लोगों को बिल्कुल था कि भाई इंडिया को निकल ही जाना चाहिए और हमारी एक अलग कंट्री ही बन जानी चाहिए। लेकिन वो कंट्री क्या होगी ये पता नहीं था। क्या जम्मू भी उस कंट्री का पार्ट होगा? क्या लद्दाख भी उस कंट्री का पार्ट होगा? क्या वहां जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनका, वो भी उस कंट्री का पार्ट होंगी? ये इस बारे में ना तो किसी ने सोचा। अभी अभी सिर्फ एक एक तरीके का रोष है कि भाई तुम बाहर चले जाओ, और ये थोड़ा पुराने समय से ही है। जब इससे मुझे एक पुराना थोड़ा हिस्टोरिकल प्रसंग याद आया। जब शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला ने तो जब इंडियन नेशनल वहां पे सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू करी थी कश्मीर में, तो वो मोस्टली जो है, आई मीन वो कश्मीर में ही थी, और लेकिन वो बहुत ही जल्दी जो है पूरे जम्मू में भी उसकी यूनिट बन गई थी। लेकिन उन्होंने 1945 के आसपास या कभी, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उन्होंने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था राजा के खिलाफ। उस समय महाराजा हरि सिंह थे। तो वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की जम्मू यूनिट जो थी वो कंफ्यूज हो गई थी कि भाई ये कश्मीर छोड़ो बोल रहे हैं, तो उसको हम भी छोड़ दें क्या, हम क्या करें? तो तो वहां पर हमेशा से ये कंफ्यूजन रहा है, इवन वहां की सबसे बड़ी पार्टी में भी, कि कश्मीर वर्सेस जम्मू, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, वो जो पूरी स्टेट में ही एक तो बहुत अच्छी यूनिटी और एकता है नहीं। वहां के लोग आपस में बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क है, आना जाना बहुत मुश्किल है। अभी फाइनली जाके कुछ साल पहले ट्रेन बनी है जम्मू से लेके श्रीनगर की, जम्मू रीजन से मैं बोलूंगा, अभी भी बीच में थोड़ा हिस्सा टूटा हुआ ही है। लद्दाख की अभी भी बनी नहीं है। तो आपस में ये पूरा एरिया जो है ये काफी नया एरिया है, जिसमें आपस में कोहेशन बहुत कम है। तो अब बड़ा, आई मीन इतने सब कंफ्यूजन में मुझे लगता नहीं है कि वहां पे बहुत क्लैरिटी लोगों के खुद के दिमाग में है कि हमको क्या करना चाहिए। सिर्फ सेपरेटिस्ट लोग, जो आर्म्ड सेपरेटिस्ट हैं, जो कि जो आतंकवादी वायलेंस का सहारा ले रहे हैं, वो अपने दिमाग में क्लियर है कि भाई हमें खिलाफत बनानी है। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्लैरिटी है। हाँ, तो एक और उसमें है हिस्सा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और उसमें आजाद कश्मीर है। वो उसको सिर्फ नाम दिया गया है आजाद कश्मीर, पर वहां पे भी कश्मीरी तो नहीं बोली जाती है ना। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो एरिया तो उस एरिया में तो बिल्कुल भी पर ये है कि वो एरिया जो है वहां पर कश्मीर के साथ में काफी वो लगा हुआ एरिया था, और उस एरिया का कश्मीर, तो कश्मीर की थोड़ी ज्योग्राफी ऐसी है, और हम थोड़ा फिर से ये समझ भी सकते हैं कि ये कश्मीर जो है वो क्यों उस समय पाकिस्तान को भी लग रहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में आ ही जाना चाहिए। तो चूंकि जम्मू का और जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता बहुत जो है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि बीच में पीर पंजाल आता है। तो गम नहीं। हाँ, तो वो जब तक पहले, हाँ, पहली बार हमने वो टनल बनाई जो अभी भी है जवाहरलाल नेहरू टनल, उससे पहले तो वो 6 महीने के लिए रास्ता ही बंद हो जाता था।
सर्दियों वगैरह में। तो सारा का सारा जो कश्मीर का नेचुरल, जिसको बोलना चाहिए इकोनॉमिक रूट था, वो था कश्मीर वैली से निकल के मुजफ्फरनगर की तरफ, वहां से इस्लामाबाद, और उनके लिए कह सकते हैं कि जो एक नेचुरल पोर्ट था कराची था। तो उनका सारा इकोनॉमी और इकोनॉमिक राउट वगैरह जो है वो इस तरफ से ही चलता था। तो अभी जैसा मोदी जी ने भी अभी जैसा बोला था कि भाई अगर सरदार पटेल होते तो पूरा कश्मीर आ जाता। इनफैक्ट सरदार पटेल ने तो बिल्कुल उल्टी चीज कही थी। उनका क्या कहा था उन्होंने? हाँ, ये इस पर आते हैं क्योंकि बहुत बार लोग सरदार पटेल को तो ले ही आते हैं कश्मीर। तो सरदार पटेल बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। मतलब उनका काम था कि भाई हमको ये 560 से भी ज्यादा रियासतें जो हैं उनको हिंदुस्तान में मिलाना है। तो उन्होंने जो है तो और ज्यादातर जगह पर उन्होंने तो बेसिकली कोशिश उनकी रहती थी कि नेगोशिएशन वगैरह से काम चल जाए और फटाफट हम जो है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था, बेसिकली एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट था इंडियन गवर्नमेंट और राजाओं के साथ में, कि भाई मैं जो हूँ हिंदुस्तान, मैं अपना राज्य जो है हिंदुस्तान में विलय कर रहा हूँ, और सिर्फ इस, और मुझे जो है जो 3 चीजें हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, जो बड़े बड़े चीजें हैं, वो मैं हिंदुस्तान को अपने एरिया में निर्णय लेने दूंगा। तो ये एक पेज का डॉक्यूमेंट उन्होंने बहुत सिंपल सा बनाया था, क्योंकि जितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो उतनी नेगोशिएशन होने लगेगी, तो उन्होंने बस एक पेज का ही डॉक्यूमेंट बनाया था, जाके फटाफट साइन करवा लेते थे। और कहीं कहीं पे जोर जबरदस्ती से करवाना पड़ता था, कहीं ज्यादातर जगह पे तो उन्होंने बहुत ही काबिलियत के साथ फटाफट करवा लिया था। तो अब उसमें भी ये अब जो बड़े जो एरिया जिनके लिए लड़ाई होने लग रहा था, जहां पे लड़ाई होगी, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो सरदार पटेल को तो उन्होंने तो बेसिकली पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि भाई देखो, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़ दो और कश्मीर ले लो, क्योंकि उस समय कश्मीर को तो कोई बहुत इंपॉर्टेंस उनके दिमाग में नहीं थी। एज ए प्रैक्टिकल पर्सन उनको पता था कि भाई हैदराबाद जो है वो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट जगह है। और तो और साथ में उस समय कश्मीर जो है वो एकदम पाकिस्तान के साथ लगा लगा भी एरिया था और उनके साथ कंटिग्यूअस था, तो उनको था कि इसमें ठीक है, क्या खराबी है, हम एनीवे रिलीजियस लाइंस पे कर ही रहे हैं, तो जहां पे ज्यादा मुसलमान है उस एरिया को जाने दो पाकिस्तान में। तो उनके दिमाग में तो ऐसा था। तो उसके बाद में लेकिन पाकिस्तान को उस समय लगा कि देखो भाई, कश्मीर तो हमारे साथ लगा हुआ है और इस एरिया का हमारे साथ एक्सेस भी ज्यादा अच्छा है, तो ये हिस्सा तो हम ले ही लेंगे। तो हम ठीक है, तो उनको तो लगता था ये हिस्सा तो हम ले ही लेंगे, हैदराबाद के लिए हम लड़ाई करते हैं, हम ऐसे ही क्यों छोड़ दें। लेकिन ठीक है, जिसको कहते हैं ना, मतलब शानी बिल्ली जो है वो थोड़ी सी, शाना कौवा कभी कभी घूमे गिरता है, तो उन्होंने ये कोशिश करी और उस चक्कर में ना उनके पास हैदराबाद आया, और खैर कश्मीर का कुछ हिस्सा आ गया उस लड़ाई झगड़े में, लेकिन पूरा कश्मीर तो बिल्कुल नहीं आया। लेकिन हो सकता है अगर वो बात करते, मैं ये नहीं कहूंगा कि कश्मीर चला ही जाता, क्योंकि नेहरू तो इस फेवर में नहीं थे। तो हो सकता है कि आई मीन पटेल ने ये इनफॉर्मली चीजें बोली थी और उस समय उसके बाद डिस्कशन होता, उस डिस्कशन में मुझे तो नहीं लगता है नेहरू मान, तो लेकिन एटलीस्ट टेबल पे तो बात आ जाती। हाँ, ठीक है सौरभ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आपने एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात की, तो थोड़ा इसमें जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अब तो 560 रियासतों के साथ हुआ, लेकिन इससे एक रिलेटेड चीज है, ये आर्टिकल 370 हर बार आता है, हर कोई इसके बारे में कहना चाहता है कि आर्टिकल 370 में सिर्फ कश्मीर को ही कुछ अलग ट्रीटमेंट क्यों? तो इसके बारे में कुछ डिस्कस हाँ, कर। तो ये भी एक दिलचस्प वाकया है कि ये क्यों हो गया। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था, ये हूबहू सेम था। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने महाराजा हरि सिंह के साथ जो किया वो निजाम, वो खैर निजाम के साथ तो पता नहीं कुछ किया था कि नहीं, क्योंकि वहां तो हमने अपनी आर्मी और पुलिस एक्शन बोलते हैं पर आर्मी भेज दी थी। लेकिन हमने जितने लोगों के साथ भी साइन किया, एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसमें एक डॉट कॉमा का भी फर्क नहीं है। तो हमने सब लोगों को यही बोला था कि भाई आप हमें जो है ये फटाफट इंडिया का पार्ट बन जाइए, और फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन वगैरह आप हमको दे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए।
ठीक है। ठीक। तो अब बाकी सब जगहों पर लेकिन लोकल कुछ ना कुछ मूवमेंट या कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा आई वुड से पकड़ थी कि वहां बाकी जितनी भी सब जगह थी, एक बार जैसे एक्सेशन हो गया उसके बाद में एक वहां पे लोकल फटाफट प्रोविंशियल कांग्रेस की कमेटी वगैरह बन जाती थी, वो लोग रेजोल्यूशन पास कर देते थे और बोल देते थे भाई अभी हम इंडिया का पार्ट हो गए पूरी तरह से, ये सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक है एक स्टेप था, बाद बाकी का स्टेप हमने ले लिया। हाँ, हर कोई भारत का हिस्सा बनना चाहता था पूरी तरह पूरी से। तरीके से। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें हम लोगों को ये इस तरह से किसी भी बाकी ज्यादातर एरिया को हमको कोई भी स्पेशल स्टेटस की देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कश्मीर अलग था। कश्मीर में ऑलरेडी एक लोकल मूवमेंट था जो कि कांग्रेस पार्टी की पकड़ के बाहर था और इसमें नेहरू ने काफी ट्राई किया था और मैं बोलूंगा कि वो नेहरू ने जो शुरू में कोशिश करी थी उसी की वजह से शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू की अच्छी दोस्ती भी हुई और नेहरू के ही कहने पर शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी को एटलीस्ट पूरी जम्मू कश्मीर की पार्टी बनाया था। पहले वो अपने आप को सिर्फ कश्मीर की पार्टी समझते थे। तो उनके साथ में आई वुड से उनके अच्छा रिलेशनशिप था जिसकी वजह से फाइनल शेख अब्दुल्ला ने जब कश्मीर पे आक्रमण किया पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वॉलंटियर्स वगैरह थे और पूरी पार्टी ने काफी विरोध किया था उसका और उन्हीं की वजह से कश्मीर बचा। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं मतलब उसमें हिंदुस्तानी सेना का बहुत बड़ा हाथ था, पहला परमवीर चक्र भी, लेकिन अगर ये लोग लोकल पार्टी के और लोकल लोग वहां के जो हैं उनका विरोध नहीं करते तो हम बिल्कुल कश्मीर बचा नहीं पाते। तो उनको काफी उस समय उन्होंने साथ दिया और वो लोग काफी वहां पे उनकी पॉलिटिकल होल्ड भी अच्छी थी। तो वो जो पार्टी थी वो वहां की मेन पार्टी हो गई और उन्होंने लेकिन जो बाकी जगहों पर जैसे कांग्रेस पार्टी का होल्ड था तो उन्होंने तो बोला कि इंडियन नेशनलिज्म के चलते भाई हम तो एकदम पूरी तरह से मिलना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में इन लोगों ने कहा कि भाई आपने जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हम बिल्कुल उसी के हिसाब से चलेंगे, हम उससे अलग नहीं हटना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर धारा 370 बनाई गई कि भाई कश्मीर के ऊपर जो है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा है उसके अलावा कोई कानून नहीं पास किया जाएगा और कोई भी कानून वहां पे लगाने के लिए आपको लोकल जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 370 सिर्फ इतना कहता है। हाँ, तो मतलब ये जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में हम जमीन नहीं ले सकते, हम इतना अगर वो भारत का हिस्सा है तो हमें तो जमीन लेते आना चाहिए, पर ये ऐसा तो धारा 370 में लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो उनके कश्मीर के लॉ में धारा लिखा 370 बिल्कुल ऐसा नहीं बोलती है कि आप कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। धारा 370 सिर्फ ये बोलती है कि कश्मीर में आप कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर असेंबली की सहमति के बिना नहीं बना सकते। अब ये जमीन वाली बात कहां से आई? तो जमीन वाली बात जो है वो इंटरेस्टिंग है। ये चीज कोई जम्मू कश्मीर असेंबली ने फटाफट से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा दिया था आजादी के बाद। ये लॉ महाराजा हरि सिंह ने पास किया था कि बाहर के लोग कश्मीर में ना आए। तो उस समय उनको इनफैक्ट ये डर लगता था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो उनको डर ये लगता था, कश्मीर में उनके खिलाफ काफी बगावत वगैरह थोड़ी बहुत चली रही थी। तो उनको ये लगता था कि पाकिस्तान जो पंजाब एरिया है वहां से पॉलिटिकल लीडरशिप आकर के जो मेरे खिलाफ यहाँ पे लोकल ऑपोजिशन है उनका साथ देने के लिए बाहर से लोग ना आ जाए। स्पेशली जो पाकिस्तान पंजाब का मुस्लिम एलिट था, तो कश्मीर में देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऑल्दो मुसलमान मेजॉरिटी में थे लेकिन एलिट हिंदू था उस समय, और मेनली एलिट जो था वो ब्यूरोक्रेसी वगैरह ज्यादातर कश्मीरी पंडित वगैरह थे और डोगरा लोग जो कि राजा डोगरा था, तो राजा डोगरा था और प्लस ब्यूरोक्रेसी ज्यादातर कश्मीरी पंडित थी। और ज्यादातर मुसलमान जो हैं वो फार्मिंग वगैरह में या कारीगरी के काम वगैरह में और इन सब में रहते थे। तो उन लोगों की तरफ से एक तरीके का एंटी फ्यूडल आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह चलता था। तो अब उनको ये लगता था कि कहीं मुस्लिम लीग वगैरह जो कि पंजाब ही बहुत स्ट्रांग है
वो लोग काफी संख्या में कश्मीर में आकर के मेरे खिलाफ ये जो रेबेलियन और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं इसको मजबूती ना देते। तो इस वजह से ये लॉ पास किया गया था जिसको स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने नाम दिया कि भाई आपके पास स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, एक तरीके की सिटीजनशिप स्टेट की होनी चाहिए, और जब तक आपके पास वो नहीं होगी आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। तो हाँ, तो ये अच्छा। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि सबको लगता है कि ये स्पेशली भारतीय लोगों के विरुद्ध किया गया था, पर सच्चाई तो और कुछ ही है। सच्चाई बिल्कुल बिल्कुल और कुछ है। और अभी भी मतलब अगर हम ये वहां पे लैंड रखने, इनफैक्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बोलें कि लैंड को लेकर के कोई रियायत वगैरह दी गई है तो काफी, अभी धारा 370 के अलावा एक धारा 371 है, और धारा 371 में हमने काफी सारे एरियाज में हमने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है कि वहां पर क्योंकि ट्राइबल एरियाज हैं मेनली, और उन ट्राइबल एरियाज वगैरह के लिए हमने बोला है कि भाई वहां पे बाहर के लोग जमीन वमीन नहीं ले सकते हैं। लेकिन 370 में पर से ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर जम्मू कश्मीर में कोई जाकर असेंबली में ये असेंबली मेजोरिटी से ये रूल पास करके चेंज कर सकती है, इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये रही जमीन की बात, तो जैसा आपने कहा कि सिर्फ कश्मीर में नहीं है ये, कई पिछड़े इलाकों में है, कई बॉर्डर एरियाज में है जिसमें कि आप जमीन नहीं ले सकते अगर वहां के लोकल गवर्नमेंट या लोकल लॉज के को आप अग्री नहीं करते। तो वो तो सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। हम्म। पर और ये प्रॉब्लम भी नहीं है ना कि अलग अलग राज्यों का हमारे यूनियन गवर्नमेंट से रिश्ता थोड़ा अलग भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मतलब ये है कि हमको ये जरूर मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता थोड़ा ज्यादा ही स्पेशल है, और हाँ। वो अब जिस भी वजह से है वो रह गया। अब जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इंडिया के और किसी स्टेट का नहीं। हाँ। तो अब जैसे जम्मू कश्मीर में इवन जैसे इंडिया में इंडियन पीनल कोड पूरे इंडिया में चलता है, तो जब 1860 में इंडियन पीनल कोड ही, और ये रिश्ता आज से नहीं है बाय द वे, इवन ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का ब्रिटिश इंडिया के साथ भी स्पेशल रिलेशनशिप था। तो ये वहां पे कुछ तो खास बात है कि वहां के लोग जो है हमेशा अपने लिए एक स्पेशल नेगोशिएशन कर ही लेते हैं। उनमें महाराजा गुलाब सिंह ने और उसके बाद में उनके वंशजों ने ब्रिटिश इंडिया के साथ में स्पेशल रिलेशनशिप बना के रखा हुआ था। बाकी जितने भी इंडियन राज्य होते थे, प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोलते हैं, वहां पे अंग्रेजों का रेजिडेंट रहता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अलाउड नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा ने बोला था कि भाई हम ठीक है, हम ब्रिटेन को अपना ब्रिटेन के अंडर के राज्य हैं, लेकिन उसके बीच उसके अंदर में हमको पूरी की पूरी फ्रीडम चाहिए। ठीक। तो ये ये वहां पे शुरू से चला आ रहा है, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि अभी भी वहां पर है तो है। हाँ, अब जैसे यूएस में भी आप देखिए, यूएस में तो खैर हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाँ। और वहां पे भी अब आप देखिए तो मतलब बहुत ही पॉपुलर भी है कि भाई टेक्सास का जो रिलेशनशिप था यूएस के साथ, जब टेक्सास यूएस का पार्ट बना तो उन्होंने पहले ही बोल के रखा कि हम जब अलग होना चाहेंगे तो हम हो लेंगे, ये राइट वहां पे और किसी स्टेट के पास नहीं। बाकी लोग जो आ गए हैं वो आ गए हैं, लेकिन टेक्सास ने बोला था कि भाई हम जब आए, हम कभी बाद में निकलना चाहेंगे तो हमको हक होना चाहिए निकलने का। अब ये अलग बात है कि भले यूएस आज की डेट में होने देगा कि नहीं, लेकिन उनके लॉ में लिखा है ऐसा। तो वैसे ही ठीक है, हमने इतने मतलब हम 860 से ज्यादा नेगोशिएशंस करी थी। अब उसमें से अगर कोई एक आध अपवाद रह गया है तो रह गया है। आई मीन ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि कभी कभी आप नेगोशिएशन में कहीं कहीं पे आप कोई चीज छोड़ देते हैं क्योंकि उस समय आपके लिए वो फायदेमंद होती है। बिल्कुल। तो ये तो पूरी राजनीति के स्तर पर बात हो गई सौरभ। अब थोड़ा आज की डेट पे आते हैं, है ना? हम्म। तो अभी आतंकवाद की स्थिति जो है वहां पर कश्मीर में, वो तो और बढ़ रही है, और आपने देखा होगा कि कितने टेररिस्ट अटैक भी हो रहे हैं आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर। तो ये तो कुछ बढ़ चुका है ना। हम लोग, एक समय आया था 2004 से लेके 2008-9 के वक्त तक, जब ये कैजुअलिटीज थी वो कम हो रही थी, और उसके बाद अब जाके काफी कुछ बढ़ गया है, और सीज फायर वायलेशंस बढ़ गए हैं, टेररिस्ट अटैक बढ़ गए हैं।
तो थोड़ा इस मामले पर बातें करते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? टेररिज्म क्यों ऐसे बदल गया है? रूपरेखा क्यों बदल गई है? तो ये अब जो कहना चाहिए कि जो हमारा जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं कि सेपरेटिज्म जो है वो उसकी थोड़ी हिस्ट्री कैसी रही है। तो शुरू में तो अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे ही जब जम्मू कश्मीर बना ही तो ठीक है, लड़ाई वड़ाई हुई और उसके बाद में शेख अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने लोकल वहाँ की गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने उस समय हिंदुस्तान का बहुत साथ भी दिया। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद में वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी थे। 52 में वहां पे इलेक्शन हुए जिसको वैसे शेख अब्दुल्ला ने एकदम रिग किया, क्योंकि उन्होंने जितने भी अपने ओपोनेंट्स थे उनका नामांकन पत्र ही जो है उनको रद्द करवा दिया था। तो कोई ऐसा बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था शुरू में वहां पर। लेकिन खैर जैसा भी हुआ था वो काफी वहां के पॉपुलर ही नेता थे। लेकिन 53 में उन्हीं को जेल में डालना पड़ा था और हमको वहां पर नई गवर्नमेंट बनवानी पड़ी थी, क्योंकि बहुत ओपनली तो ये चीजें कहीं नहीं गई बाद में, लेकिन माना यह जा रहा था कि वो आजादी डिक्लेयर करने वाले थे। तो इसके लिए नेहरू सरकार ने जो है उनको रातों रात एकदम उनकी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बात हुई थी शेख अब्दुल्ला की, और उसके अग्नि उनको जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद से वहां पर फिर जिसको कहते हैं एक प्लेबिसाइट मूवमेंट चलने लगा था कि भाई हम लोगों को ओवरऑल बात तो हुई थी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट मतलब कि भाई एक लोकल इलेक्शन टाइप का कि भाई हिंदू कश्मीर का क्या होना चाहिए, और कश्मीर और उस प्लेबिसाइट में ये ऑप्शन भी होना चाहिए था कि कश्मीर अलग हो सकता है। तो एक प्लेबिसाइट मूवमेंट चलता रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो जैसा भी चलता रहा, एक बार जब वो बांग्लादेश 65 का वॉर भी हुआ, जब लग रहा था कि पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीरी जो है वो हमारा साथ दे देंगे, हम बस आर्मी घुसाएंगे और कश्मीरी एकदम लोग खड़े हो जाएंगे और बाकी लोगों को खदेड़ देंगे। लेकिन हुआ ही नहीं। वो लोग आए और लोकल कश्मीरी लोगों ने बोला कि अरे ये घुसपैठी आ गए, इनको पकड़ो। तो उसी से हमको पता चला था और इंडियन आर्मी के साथ ऑब्वियसली फिर लड़ाई हुई और वापस पाकिस्तानी आर्मी को वापस जाना पड़ा था। लेकिन 71 की वॉर के बाद में तो बिल्कुल लगा था कि मामला सुलझ गया है। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ वगैरह हुआ और लग रहा था कि अभी ये मामला सुलझ रहा है। लेकिन ये जो शुरू के, मेरे को लगता है कि कहना चाहिए कि जो शुरू की जनरेशन थी जो कि एक तरह से अपना पास्ट जो है वो कश्मीर के एक तरीके अनसॉल्व सिचुएशन से अपने आप को देखी कि भाई ये कश्मीर में थोड़ा सा एक विवाद था और इसमें हमको मौका नहीं मिला डिसाइड करने का, लेकिन अब हमको मौका मिलना चाहिए। तो एक ऐसी भी जनरेशन थी। लेकिन ये जो आज की जनरेशन है और अब जो आज का जो टेररिस्ट है 2018 में, ये सब तो अभी यंग लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको आप मिलेनियल्स बोल सकते हैं। इन लोगों ने वो एरा नहीं देखा है। ये लोग 90s में या ज्यादातर सब लोग 90s में पैदा ही हुए हैं। तो इन्होंने लेकिन कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट खूब देखा है, क्योंकि 90s में तो एकदम कश्मीर में टेररिज्म चरम पे था और उस समय पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करते थे कश्मीर एरिया में। तो उस समय में ये बच्चे बड़े हुए हैं और उन्होंने एक तरह से इंडिया को एज अ ऑपरेसिंग पावर देखा है कि जहाँ पे इंडियन आर्मी से उनका काफी लोगों का जो है खराब एक्सपीरियंस बहुत रहा है। क्योंकि एक बार आर्मी एक जगह पे रहती है तो काफी सारी खराब चीजें भी वहां होती ही रहती हैं। हमको ये तो बिल्कुल मानना चाहिए कि आर्मी का सिविलियन एरिया में रहना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो उसकी वजह से ये लोग बड़े हुए हैं। और अब जो एक कहना चाहिए कि एक जो ग्लोबल इस्लामिस्ट नैरेटिव है, ये जो अभी की जो आतंकवाद है वो उसका पार्ट की जा रही है। जहां पर ये आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट का और ग्लोबलाइजेशन का और एक हम लोग जिसको रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पे ये जो ग्लोबल इस्लामिज्म है, रेडिकल इस्लामिज्म जिसको बोलेंगे, वो जो है इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पर फैलता है। और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही नहीं, लोकल बाहर से वहां पे काफी प्रीचर्स वगैरह भी आते हैं जो कि काफी रेडिकल इस्लाम को वहां पे प्रपोज करते हैं। तो ये जो आज का टेररिज्म है जो नया दोबारा से आया है, ये उसकी ही वजह से और ये उसी की वजह से दोबारा से पनप रहा है। और
काफी मैं बोलूंगा कि पिछले जो 2-3 साल की मिस हैंडलिंग भी है करंट वहां की स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है इस चीज के लिए। हाँ सौरभ, और इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि ये सब पाकिस्तान की करनी है जो भी हो रहा है कश्मीर में। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस 2008-9 के बाद जो आज की डेट में है, पाकिस्तान सिर्फ एक इसमें कारक है, सब, और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक भी नहीं है। जो प्रॉब्लम अब है वो लोकल लोगों का है, जो आपने बताया भी कि लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, लोग तंग आ गए हैं आर्मी को देख देख कर। तो अब जो प्रॉब्लम है वो भारतीय राष्ट्र और वहां और कश्मीर में जो लोग हैं उनके बीच ज्यादा है, और पाकिस्तान सिर्फ इसमें अपनी रोटियां सेक रहा है। जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है वो और कुछ करना चाहता है, पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, अभी अभी वो इसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन मूल कारण तो लोकल ही है, और वहां पे बहुत लोकल यूज। और आप देखें तो नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हैं, कुछ 100-200 के करीब टेररिस्ट हैं टोटल उस एरिया में। तो ये कह सकते हैं आप, छोटा वैसे नंबर है, और ये नंबर हम जो है, हमको बेसिकली ये देखना चाहिए कि ये नंबर हम कैसे कम करें। तो ये नंबर जो है करंटली आर्मी का तो ये मानना है कि बस हम सिर्फ एक ही तरह से कम कर सकते हैं कि आप टेररिस्ट को मार दीजिए। तो खैर, टेररिस्ट को तो आप मारेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट को मारने के चक्कर में आप कहीं बार जो है और 2-2, 3-3 टेररिस्ट को जन्म देते रहते हैं। तो ये वाली जो चीज है, इसका आर्मी को बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ही समझदारी के साथ में टेररिस्ट से निपटना चाहिए। एक टेररिस्ट को खत्म करके 4 टेररिस्ट बनाने नहीं चाहिए, वो हमारे ही फायदे की चीज नहीं। बिल्कुल, और शायद इस बात का एहसास है भी, और इसीलिए जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के चीफ हैं उन्होंने यही बोला था कि हमें और भी तरीकों से ये टेररिज्म को टैकल करना पड़ेगा, सिर्फ लोगों को मार के कुछ फायदा नहीं होगा, बिल्कुल और भी मेजर्स लेने बिल्कुल। पड़ेंगे। तो इस बार अब जब आर्मी की बात छिड़ ही गई है तो ये भी बात कर लेते हैं। ये आफ्स्पा जो है, इसके बारे में भी बहुत लोगों का कुछ न कुछ कहना तो जरूर होता है कि आफ्स्पा जरूरी है कश्मीर में, कश्मीर को भारत के साथ रखने के लिए आज की स्थिति में। तो तो इस पहले बारे में देख बात लें, करते आफ्सपा है कि तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की, ये कहता है कि भाई ये एक्ट एक जगह लगा दिया तो आर्मी के पास स्पेशल प्रिविलेजेस हो जाती हैं उनको। वो जब कोई ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उनके ऊपर जो है सिविलियन कार्यवाही नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से अगर कभी वो कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज करें या कोई गलत काम करें, तो जो लोकल पुलिस या लोकल गवर्नमेंट है वो उनको उसके लिए लताड़ नहीं सकती है। तो आर्मी कहती है भाई, आर्मी को तो भाई आर्मी जंग के लिए बनाई जाती है, और आर्मी सिविलियन एरियाज में उनको ऑपरेट करना ठीक से आता भी नहीं है, उसकी उनको ट्रेनिंग भी नहीं होती है। लेकिन आर्मी एक लास्ट रिजॉर्ट है, अगर पुलिस कर ही रही सकती काम तो आर्मी को बुलाने की शायद जरूरत ही नहीं थी। तो अब लेकिन आर्मी को बुला लिया गया है, तो आर्मी कहती है भाई अब हमको बुला रहे हो तो फिर थोड़े रूल चेंज करने पड़ेंगे जगह की, क्योंकि ये एक असाधारण सिचुएशन है, आप हमको बुला रहे हैं तो थोड़े असाधारण कानून लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अब हमेशा जैसा होता है, एक बार आर्मी आ जाए तो आर्मी तो फिर हमेशा उनको लगता है हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो उसके बाद में वो जो है आफ्सपा जो है वो कब से लगा था और वो आज तक लगा हुआ ही है। वही आफ्सपा जैसी चीज जो है वो कुछ महीनों के लिए या आज साल के लिए लगी हो तो अलग बात है, वो कोई मतलब 10-20 साल नहीं लग सकती किसी जगह पर। वो तो एकदम गलत गलत बात है मेरे हिसाब से। तो ये बिल्कुल, और ये खुद हम लोग अपने भारतीय लोगों पर ही हमारी आर्मी को उनके सामने कैसे रख सकते हैं? आर्मी का पर्पस तो वो नहीं है ना, आर्मी का पर्पस दूसरे देशों से लड़ना है, अपने लोगों से नहीं। तो मेरा तो अभी भले ही ये टेररिज्म बढ़ भी रहा है, पर मेरे विचार में एक तो इतने सालों में टेररिस्ट से लड़ते लड़ते अभी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस फोर्स है वो भी बहुत सशक्त और बहुत अच्छी हो गई है, और उनको आता है ये सब चीजों से निपटना, और पता होता है उन्हें कि कब हमको आर्मी की मदद लेनी है। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस आपस में बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ काम भी करती है। तो मेरे हिसाब से स्पेशली जो पास के एरिया हैं,
मुझे लगता है आसपा कभी कभी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में फिर भी काम आता है, क्योंकि कभी कभी घुसपैठ अभी भी हो जाती है, जबकि हमारी फेंसिंग अब बहुत अच्छी हो गई है, पर फिर भी ये सीज फायर लाइन पे कभी कभी ये बमबारी इसीलिए होती है ताकि वहां से जो है ट्रेनिंग कैंप से कुछ लोग अंदर अगर भाग के आ सके, फिर उनको चेस करना पड़ता है कभी कभी, और उस चक्कर में कभी कभी वो सिविलियन एरियाज में घुसना पड़ेगा आर्मी को। बट उसके अलावा मुझे लगता है जितने भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आफ्सपा हटा देना चाहिए। तो पूरे एरिया में लगाने की जगह जो है सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे अगर अभी के लिए आफ्सपा छोड़ दिया जाए और अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आफ्सपा हटा दिया जाए तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। तो ये तो सौरभ हमने बात कर ली, थोड़ी पास्ट की, थोड़ी आज की बात कर ली। अब थोड़ा भविष्य के बारे में देखते हैं। अब भविष्य कैसा लगता है इस मामले पे? और कई लोग कहते हैं कि ठीक है, धारा 370 को निकाल दीजिए, लेकिन 370 निकाल दिया तो उसके बाद क्या होगा? तो पहले तो आई थिंक हमको ये एक चीज देखनी पड़ेगी कि 370 अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब इतने साल से अगर वो चला आ रहा है, जहाँ पे ठीक है वहाँ के जम्मू कश्मीर में उनकी असेंबली ही रूल पास करती है ना, और वो लोग भी भारतीय लोग ही, तो ये मुझे लगता है कि ठीक है। तो अगर वो लोग ये इतने दिनों से चला आ रहा है तो चलने दीजिए। अगर वो लोग मिलकर के कोई ऐसे रूल, मेरे को तो लगता है इनफैक्ट ये जो आजकल हम फेडरलिज्म की इतनी बात करते हैं, अगर ये एक फेडरलिज्म का चरम है कि भाई आप एक एरिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाने दें, तो ये मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे इनफैक्ट बाकी के इंडिया के स्टेट्स भी हो सकता है बोले भैया हमें भी और ऑटोनॉमी दीजिए ताकि हम भी और ज्यादा रूल्स बना सकें जो कि हमारे लिए केंद्र सरकार ना बनाए। तो वो मुझे लगता है ठीक है, ये इसको हम एक तरह के एक्सपेरिमेंट की तरह से छोड़ सकते हैं कि देखें इससे क्या होता है। क्या वो कोई अपने लिए ज्यादा अच्छे लॉज बना लेते हैं या कोई अपनी इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं? चलने दीजिए। मुझे तो लगता है कि 370 से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज तो ये है कि हम हिंदुस्तान में क्या देखते हैं। अगर हमारा एक चीज तो मुझे लगता है जो शायद नहीं जाने वाली है कि कश्मीर में कुछ लोग हमेशा शायद ऐसे रहने ही वाले हैं जो कि हिंदुस्तान में रहकर खुश नहीं होने वाले हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? हिंदुस्तान को किस तरह से इन अपने ही नागरिकों से निपटना चाहिए जो कि हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हैं? ये मुझे लगता है एक सवाल है जिसका हमारे पास में अच्छा जवाब होना चाहिए। और हमको मेरे हिसाब से एक बड़े लिबरल लोकतांत्रिक कंट्री की तरह से सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर कुछ लोग हमारे साथ में रहने से अगर खफा हैं, नाखुश हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सारे हिंदुस्तान में कोई सब लोग एक जैसे ही तो नहीं होने वाले। जब तक कि वो हथियार नहीं उठा रहे हैं तब तक ठीक है, पर अगर वो लोग हथियार उठाएंगे तो हमको उनसे लड़ना पड़ेगा, और जो लोग हथियार उठाएंगे उनको खत्म भी करना पड़ेगा। और कश्मीर इस चीज में अकेला नहीं है। मतलब कश्मीर से 10 गुना बड़ी हमारे लिए माओवादी समस्या है, और उससे 10 गुना बड़े एरिया में इतने बड़ा हमारे पास में प्रॉब्लम है जहां पर में वो लोग इस्लामिक नहीं, वो लोग माओवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं हिंदुस्तान के एकदम बीच में। तो हिंदुस्तान में ऐसा इतना बड़ा देश है, ये चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। हमको समझना चाहिए कि क्यों हो रही हैं, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए, और ये एक प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। इसके लिए हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं कि विश कर लें कोई, इसका कोई ऐसा जादुई चमत्कारी सोल्यूशन नहीं है कि अचानक से खत्म हो जाएगा। जहाँ लोग हैं वहां मतभेद भी होंगे, और मतभेद अलग अलग तरीके के होंगे, और हमको उनसे निपटना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इस समर में बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि कुछ बदलाव आएंगे जिससे कि ये स्थिति बेहतर होगी। आशा तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, और काफी वरीड ही हूँ। और ये समर कश्मीर में बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है ऐसा लग रहा है। तो आशा करते हैं कि उतनी खराब ना हो जैसी हमको चिंता है, और जल्दी ही रुख बदल जाए। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। There she stands, a podcast addict, outside the bank,
having traveled several miles to get in with other poor souls like her. The journey, though daunting for this youngling, will have some comfort because she has downloaded her favorite podcast. You can see more of her species on ivmpodcasts.com, your one-stop destination where you can check out the coolest Indian podcasts. Happy listening.